यूट्यूब में जब भी कोई बाइक के प्रॉब्लम के बारे में सर्च करते हैं, हम लोग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल, दूसरा थियोरेटिकल। थियोरेटिकल क्या है, कोई अगर सर्च कर रहा है कि क्लच कैसे जल्दी खराब हो जाता है, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो थियोरेटिकल आंसर है। और प्रैक्टिकल हो जाता है क्लच प्लेट को कैसे चेंज किया जाता है। तो क्लच प्लेट को चेंज करना बाइक में ये एक प्रैक्टिकल काम है। तो इस तरह का जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल कैटेगरी में चला जाता है। तो अब ये जो प्रैक्टिकल कैटेगरी का वीडियो है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्रिएटर्स है, मतलब बहुत ही कम है, जो सर्विस सेंटर में या फिर गैरेज में काम करवाता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाता है। और मैक्सिमम जो वीडियोस है वो प्रैक्टिकली होता है, मतलब जहाँ पे खुद चेंज करके खुद काम करके वीडियोस को अपलोड किया जाता है। और इस वीडियो में ज्यादातर लोग गैरेज का वर्कर है या फिर सर्विस सेंटर का वर्कर है, और इन लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है बाइक के रिलेटेड, बाइक के काम के रिलेटेड। और प्रॉब्लम यहीं पे आके क्रिएट होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर एक्सपीरियंस किसी के पास है कोई भी काम के रिलेटेड, तो जो छोटा छोटा पॉइंट है, जो छोटा छोटा टॉपिक है, उस पॉइंट को टॉपिक को लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं यहाँ पे किसी का दोष या गलती नहीं बता रहा हूँ, ये हो जाता है अनकॉन्शियसली, और मैं फॉलो करता हूँ इसके बीच में। मेरे पास ना ही कोई गैरेज है, ना ही मैं सर्विस सेंटर में काम करता हूँ। मेरे पास अगर बाइक का एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ मेरे बाइक के रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है उसके बारे में एक्सपीरियंस है। और मैं जो काम करता हूँ, मेरे पास टीवीएस का सर्विस मैनुअल है, मैं उस सर्विस मैनुअल को देख के काम करता हूँ। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक्चुअल में देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आप देख रहे हैं तो आपको किस तरह का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं इस दुनिया में, मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोग हैं, बाइक एंथुसियास्टिक पर्सन है, जो चाहते हैं कि खुद अपने हाथ से बाइक का काम करें। इसमें कुछ कुछ लोगों को बहुत मजा आता है, जैसे मैं हूं। बट इस तरह का जब आप काम के रिलेटेड यूट्यूब में वीडियोस को सर्च करने जाते हैं तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे मैं बताया, जो गैरेज का वर्कर है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो सब मेजर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट को कवर करते हैं, छोटा मोटा पॉइंट को काट कर देते हैं। बट मैं अपने इस वीडियो में एक छोटा से छोटे पॉइंट को भी मैं कवर करने वाला हूं, ताकि किसी को भी अगर शौक है कि वो अपने हाथों से ये काम करना चाहते हैं, इस वीडियो देखने के बाद उनके पास अगर प्रॉपर टूल्स हो तो वो ये काम खुद अपने हाथों से कर पाए। और यही रीजन है, ये जो वीडियो है इतना लंबा हो चुका है, तो इंट्रो यहीं पे होता है खत्म। अभी काम का बात करते हैं। ये हो गया अपाची 200 का सिलेंडर एंड पिस्टन किट। किट का मतलब इसमें सब कुछ है जो भी चाहिए। सिलेंडर अगर चेंज करना है तो एक नया पिस्टन मिलेगा आपको, ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक। उसके बाद पिस्टन पिन को लॉक करने के लिए एक लॉक मिल जाएगा, और दो गैस किट भी आपको मिल जाएगा इसके साथ। गैस किट दो है यहाँ पे, एक सिलेंडर के ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर ब्लॉक को मैं परचेस किया हूँ, ये इसका जो पार्ट नंबर है, एक्चुअली ये BS6 का पार्ट नंबर है। यहाँ पे लिखा भी है ये BS6 के लिए है, बट मेरे पास BS4 का मॉडल है, तो मैं इसको क्यों परचेस किया हूँ। तो देखिए BS3, 4, 5, 6 जितना भी वेरिएंट है, सब में अपाची RTR 200 का जो सिलेंडर ब्लॉक है सब में सेम है। अब BS3 का BS4 में भी लगा सकते हैं, 6 में भी लगा सकते हैं। BS6 का है वो 4 में भी लगा सकते हैं, 3 में भी लगा सकते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है, जो नया वाला सिलेंडर का ब्लॉक किट है उसमें कहाँ गया, यहाँ पे ये जो पोर्ट आप देख पा रहे हैं थर्मल सेंसर के लिए है। तो जिस बाइक में, मतलब BS6 में तो थर्मल सेंसर है ही है, और BS3 में थर्मल सेंसर नहीं आता है। BS4 बीच में एक लाफड़ा वाला सीरीज है, जहां पे कुछ बाइक में थर्मल सेंसर है, कुछ बाइक में नहीं है। मेरे बाइक में थर्मल सेंसर है, तो मेरे बाइक में जो BS6 का सिलेंडर किट है वो आराम से लग जाएगा। इवन BS6 का सिलेंडर किट आप BS3 में भी लगा सकते हैं, थर्मल सेंसर का पोर्ट खाली रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट BS3 का सिलेंडर किट आप अगर BS6 में लगाएंगे तो लाफड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे थर्मल सेंसर लगाने का जगह नहीं मिलेगा, तो आपके इंजन में मेल फंक्शन लाइट आ जाएगा। बट BS4 जो मेरा बाइक है, जहां पे थर्मल सेंसर लगाने का जगह है, बट मैं अगर मेरे बाइक में BS3 का भी सिलेंडर किट लगा दूं, जहां पे थर्मल सेंसर नहीं है, थर्मल सेंसर का पोर्ट नहीं है, तब भी मेरा बाइक आराम से रन करेगा। क्योंकि BS4 में ECU नहीं आता है, TCU आता है। TCU में ज्यादा कोई लफड़ा नहीं होता है, मतलब TCU ऐसा डिजाइन नहीं किया गया है। थर्मल सेंसर अगर कोई रीडिंग नहीं भी भेजेगा TCU को, तो बाइक का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाइक एकदम मक्खन चलेगा। तो अगर ऐसा कोई बाइक एंथुसियास्टिक पर्सन है यहाँ पे जिनको ये काम अपने हाथों से करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा, एक एक नट बोल्ट का हिसाब आपको मिल जाएगा, कहां से कौन सा नट को लूज करना है, कौन सा बोल्ट को रिमूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीट और जो साइड पैनल है इसको रिमूव कर लेना है, और उसके बाद टैंक को रिमूव करना है। टैंक को रिमूव करने के लिए बाइक का जो राइट साइड है, यहाँ पे 3 पाइप होता है। 2 पाइप ऐसा आपको लटका हुआ मिलेगा, और एक पाइप ठीक इसके नीचे लगा है। एक्चुअली ये जो पाइप है ये एक चारकोल कैनिस्टर है, पेट्रोल टैंक के नीचे उस चारकोल कैनिस्टर में लगा हुआ रहता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में कार्बोरेटर से आपको जो फ्यूल लाइन है उसको निकालना है, और ठीक उसके नीचे ही आपको दिखेगा एक कपलर है, ये फ्यूल लेवल सेंसर है, इस कपलर को आपको रिमूव कर लेना है। फ्रंट सीट के नीचे इस पॉइंट पे आपको 2 बोल्ट मिलेगा, इस दोनों बोल्ट को आपको रिमूव करना है। टैंक को रिमूव करने के लिए पहले इसको हॉरिजॉन्टली एकदम पीछे की तरफ खींचिए, उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुल करिए, तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। इसके बाद मैं इग्निशन कॉइल को रिमूव कर रहा हूँ। 8 mm का 2 बोल्ट है, 2 बोल्ट को रिमूव कर लेना है, तो इग्निशन कॉइल बाहर आ जाएगा। और इग्निशन कॉइल के साथ 2 कपलर लगा है। एक कपलर आपका जो स्पार्क प्लग है उसके साथ लगा है, और दूसरा कपलर मतलब ये वाला, ये एक्चुअली इनपुट है, इस कपलर को भी आपको रिमूव कर लेना है।
ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं ये सेकेंडरी एयर इंजेक्टर का पाइप है, इनटेक मैनिफोल्ड के साइड में ये रहता है, तो इसको भी आपको रिमूव कर लेना है। इसके बाद मैं कार्बोरेटर को रिमूव करने वाला हूँ। तो कार्बोरेटर के दोनों साइड में ही आपको दो जुबिली क्लैम्प टाइप का क्लैम्प मिल जाएगा, जिसका जो बोल्ट है उस बोल्ट को आपको लूज कर लेना है। दोनों साइड का दो क्लैम्प लूज हो जाएगा तो नीचे से कार्बोरेटर का जो ड्रेन पाइप है उसको बाहर कर लेना है। ऊपर एक एग्जॉस्ट पाइप है, मतलब कार्बोरेटर का एग्जॉस्ट, इस पाइप को भी रिमूव कर लेना है। और कार्बोरेटर के पीछे के साइड पे जहाँ पे थ्रॉटल केबल अटैच है वहाँ पे दो स्क्रू आपको मिलेगा, इस दो स्क्रू को आपको रिमूव कर लेना है। ये जो पार्ट है बेसिकली थ्रॉटल केबल को कार्बोरेटर के बॉडी के साथ अटैच करके रखता है, और इसका जो मैकेनिज्म है वैसे ही क्लच केबल की तरह ही होता है। जो मुंडी है, मुंडी एक स्लॉट के अंदर रहता है, उसको आपको खींच के बाहर लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसके बाद हमारा जो कार्बोरेटर है एकदम फ्री हो चुका है, अभी इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए सिंपल इसको खींचना पड़ेगा। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसका आगे पीछे जितना भी पाइप है ये एकदम रबर का पाइप है, तो यहाँ पे कटने का, फूटने का, टूटने का कोई चांस नहीं है। एयर इंटेक साइड से भी और इंटेक मैनिफोल्ड दोनों ही पाइप रबर का है, तो कुछ इस तरह से आपको जोर लगा के कार्बोरेटर को बाहर करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन भी होता है एयर फिल्टर को रिमूव करके कार्बोरेटर को रिमूव करना, बट उतना करने का जरूरत नहीं है। सेकेंडरी एयर इंजेक्टर का जो पाइप है उसको कुछ इस तरह से, इसका जो क्लैंप है, क्लैंप को प्लायर से प्रेस करिए तो ये आराम से आप हिला पाएंगे। तो उसके बाद जो पाइप है, पाइप को भी आप प्लायर के मदद से आराम से खींचिए, ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। इसके बाद स्पार्क प्लग को रिमूव करना है स्पार्क प्लग रिमूविंग टूल के जरिए। तो बेसिकली देखा है तो स्पार्क प्लग रिमूविंग टूल और कुछ नहीं, एक सॉकेट स्पैनर ही है, और इसका जो डायमीटर है वो 16 mm होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉकेट स्पैनर है जो स्पार्क होल में घुस रहा है तो उससे भी आप स्पार्क प्लग को आराम से रिमूव कर सकते हैं। और स्पार्क प्लग रिमूव करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ, हालत देख के तो लग रहा है पूरा लीन मिक्सर चल रहा है इंजन में, बट आगे कहानी थोड़ा अलग ही है। तो यहाँ पे मैं इंजन हेड कवर का बोल्ट को रिमूव कर रहा हूँ, 8 mm का बोल्ट है, और नीचे जो इंजन गार्ड है इसको रिमूव कर रहा हूँ। इसमें 3 बोल्ट लगा है, 2 साइड पे 2 और एक बीच में रहता है। तो बोल्ट को रिमूव करने के बाद आप इसको खींचिए तो ये बाहर आ जाएगा। इस काम में सबसे बड़ा कल्प्रिट जो आपके सामने आएगा वो है ये वाला बोल्ट, इंजन हेड और एग्जॉस्ट पाइप को कनेक्ट करके रखता है। तो इसको मैं WD-40 से थोड़ा गीला करके रख रहा हूँ ताकि इसको रिमूव करने में थोड़ा ईजी हो। और एग्जॉस्ट पाइप 2 जगह पे अटैच रहता है, जो हमारा सेंटर स्टैंड है उसके ठीक बाजू में मिलेगा, और दूसरा बोल्ट जो पिलियन राइडर का फुट रेस्ट है ठीक उसके नीचे मिलेगा। तो इस दोनों बोल्ट को आपको टोटली रिमूव कर लेना है। तो साइलेंसर पाइप बेसिकली यही 3 पॉइंट पे कनेक्टेड रहता है, पिलियन फुटरेस्ट के नीचे, सेंटर स्टैंड के बाजू में और इंजन हेड के साथ। सो यहाँ पे इंजन हेड में जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वहाँ पे 6 mm का 2 बोल्ट है, एलन बोल्ट, जिसको मैं पहले आपको दिखाया WD-40 से मैं उसको थोड़ा गीला करके रखा हूँ। यहाँ पे वीडियो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो इंजन का एग्जॉस्ट साइड होता है, चाहे वो एग्जॉस्ट वाल्व हो, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो, साइलेंसर पाइप हो, सबसे ज़्यादा हीट यहीं पे होता है। और यही रीज़न है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आपको कोई रबर का पार्ट, रबर वाला गैस्केट आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये 2 जो बोल्ट है इसका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ओवर द टाइम। तो क्योंकि ये जो बोल्ट है 6 साल में पहली बार खुल रहा है, तो आप ये जो वीडियो एक्चुअली देख रहे हैं, मतलब WD-40 से मैं उसको गीला किया, उसके बाद लगभग आधा घंटा बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है। इस काम में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम यही किया था, थोड़ा इसको रिमूव करना पड़ा, थोड़ा WD मारना पड़ा, फिर थोड़ा रिमूव किया, फिर थोड़ा WD अप्लाई किया, इस तरह से धीरे धीरे ये फाइनली रिमूव हुआ। और 6 साल में जितना भी कीचड़ मिट्टी उछल के इस इंजन हेड पे घुसा था, ये सब हीट में आके एकदम पत्थर बन चुका है। आपको पता है ना, ईंटा बेसिकली मिट्टी होता है, उसको हीट करके हार्ड कर दिया जाता है, तो यहीं पे भी सेम केस ही हुआ है। जितना भी कीचड़ मिट्टी यहाँ पे इंजन हेड के आजू बाजू में जमा हो गया था, वो हीट में आके एकदम ईंटा बन गया, एकदम पत्थर की तरह सॉलिड बन गया। तो इसीलिए मतलब बोल्ट को रिमूव करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, और इस जो साइलेंसर पाइप है इसको भी बाहर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली वही है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम वाला काम है और कुछ नहीं। अंदर आपको ब्लैक होल दिख रहा है, कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, और स्पार्क प्लग को देख के लग रहा था कि मेरा इंजन लीन मिक्सर पे चल रहा है। तो ये थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, और यही है वो एनाकोंडा जिसको मैं पिछले आधे घंटे से निकल रहा था बाइक से, तो फाइनली ये निकल चुका है। तो यही है साइलेंसर पाइप, इसका जो इंटेक है इंजन हेड के साथ कनेक्टेड रहता है। ये जो पॉइंट है सेंटर स्टैंड के पास, और ये जो पॉइंट है पिलियन फुट रेस्ट के पास, ये अटैच रहता है। तो यही 3 पॉइंट से ये पूरा साइलेंसर पाइप हमारे बाइक के नीचे लटकता रहता है। तो यही है वो 2 बोल्ट जिसको रिमूव करने के लिए आधे घंटे से मैं लगा था, और साइलेंसर पाइप में यही है वो क्लैंप जिस क्लैंप के थ्रू इंजन हेड के साथ ये 2 बोल्ट पाइप को कनेक्ट करके रखता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। तो साइलेंसर पाइप के नीचे और एक आपको पाइप दिखेगा, ये सेकेंडरी एयर इंजेक्टर का पाइप है, और इसके नीचे 8 mm का एक बोल्ट है, उसको आपको रिमूव कर लेना है, और ये जो पाइप है ये बाहर आ जाएगा, और उसके बाद इसको बाहर की तरफ खींचना है तो आराम से बाहर आ जाएगा। ये बेसिकली वही पाइप है जो कुछ देर पहले मैं प्लायर की मदद से एक ब्लैक रबर का पाइप खींच के बाहर निकल रहा था सेकेंडरी एयर इंजेक्टर से, उसी का एंड है ये। इंजन हेड कवर का बोल्ट को मैं पहले लूज कर दिया था, अभी कवर को रिमूव करने का टाइम आ चुका है। तो कवर यहाँ पे रिमूव हो चुका है, कवर के नीचे गैस्केट, ये गैस्केट टाइट होकर यहाँ पे बैठ चुका है, तो इसको भी थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट पे थोड़ा टाइट बैठ गया है, तो मैं इसको रिमूव कर लिया हूँ। गैस्केट रिमूव करने के बाद गैस्केट को आप जरूर चेक करिए कि उसमें फटा फूटा कोई डैमेज तो नहीं है। यहाँ पे 10 mm का एलन की मदद से ये जो कैप है, इस कैप को मैं रिमूव कर रहा हूँ,
और यहाँ से जो इंजन का क्रैंक है उस क्रैंक को घुमाने का एक सॉकेट या फिर पोर्ट दिया गया है, उसको एक्सेस करने के लिए इस कैप को रिमूव करना पड़ेगा। और इसके ऊपर 17 का एक बोल्ट है, उसको भी रिमूव करना है, जहाँ से हम लोग टॉप डेड सेंटर जो है उसको उसका जो मार्किंग है उस मार्किंग को हम लोग देख पाते हैं। इंजन का कोई भी काम हो, पिस्टन का पोजीशन हमेशा टॉप डेड सेंटर में होना चाहिए, जिसको टीडीसी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ, जो टॉप डेड सेंटर है उसको मैं मैच कर रहा हूँ। कैम चेन पॉकेट में ऐसा एक मार्किंग है जो इंजन के साथ एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेस होना चाहिए। इसी पॉइंट में जहां से हम लोग टॉप डेड सेंटर का मार्किंग देखते हैं, मतलब इस होल से यहाँ पर भी आपको एक मार्किंग दिख जाएगा। टॉप डेड सेंटर को मैच करने के बाद ही इंजन का जितना भी काम है उसको किया जाता है, चाहे वो इंजन को रिमूव करना क्यों ना हो। तो बेसिकली मैं भी यहीं पे वही काम कर रहा हूँ, जो टॉप डेड सेंटर है मैं उसको पहले मैच कर रहा हूँ और उसके बाद ही मैं इंजन को रिमूव करूंगा, ताकि जब असेंबल का टाइम आएगा उस टाइम मुझे ज़्यादा झंझट ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हालांकि प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाद में इंजन हेड को घुमाया था अलग वीडियो बनाने के लिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये काम कर रहे हैं टॉप डेड सेंटर को पहले से ही मिला लीजिए, तो जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे, इंजन को असेंबल करने जाएंगे, तो उस टाइम आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आप पार्ट्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ अंदर एक टी लिखा हुआ है, आपको उस टी लिखा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उस टी के पास जो दाग है एक, उस मार्किंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उस मार्किंग को आपको टॉप में रखना है, ना कि टी जो लिखा है उस टी को। तो इसके बाद ये है कैम चेन टेंशनर, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। 8 का दो बोल्ट है, दो बोल्ट को आपको टोटल रिमूव कर लेना है, तो जो कैम चेन टेंशनर है ये बाहर आ जाएगा। तो ये रहा वो पार्ट। तो यही है कैम चेन टेंशनर। ये भी एक गैस्केट के साथ लगता है इंजन के बॉडी में, और ये गैस्केट अभी फॉसिल बन चुका है, टेंशनर के बॉडी के साथ टोटल अटैच हो चुका है। इसके बाद कैम चेन पॉकेट को रिमूव करना है। तो इसके लिए जो 13 का बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो बोल्ट है ये उल्टा काम करता है। नॉर्मल जो बोल्ट होता है क्लॉकवाइज टाइट होता है, और ये जो बोल्ट है ये क्लॉकवाइज में रिमूव होता है। इसका रीज़न ये है कि इंजन जब चलता है तो ये स्प्रॉकेट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और आपने देखे भी होंगे हम लोग जब टाइमिंग को मैच करवाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो नॉर्मल बोल्ट को अगर लगाएंगे तो क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज लूज हो जाता है, तो इंजन जब भी चलेगा तो बोल्ट भी लूज हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से कोई रस्सी हो, कोई वायर हो, आप हैंडल के साथ बांध लीजिए, क्योंकि ये जो कैम चेन है इसको आपको बांध के रखना पड़ेगा। कैम चेन एक बार अंदर घुस जाएगा, सिर्फ कैम चेन नहीं, कैम स्पॉकेट और कैम स्पॉकेट के पीछे एक वाशर भी है, ये सब चीज़ एक बार गिर गया तो सीधा चला जाएगा क्रैंक केस में, टोटल पूरा इंजन आपको खोलना पड़ जाएगा। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको हाफ इंजन वर्क बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इंजन को आधा खोलते हैं। एक भी पार्ट अंदर गिर जाएगा तो ये हाफ इंजन वर्क वाला काम फुल इंजन वर्क बन जाएगा एक मोमेंट में, तब जाके आपको पूरा इंजन खोलना पड़ जाएगा सिर्फ एक पार्ट को निकालने के लिए। कैम चेन के पीछे एक वाशर है, उस वाशर को तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, फिसल के मेरे हाथ से भी गिर गया था। मेरा नसीब अच्छा है कि वो थोड़ा नीचे जाके जो कैम चेन टेंशनर है उस टेंशनर में फंस गया था, तो मैं उसको आराम से खींच के बाहर निकल लिया था। बट एकदम अगर नीचे चला जाता तो मुझे पूरा क्रैंक केस को खोलना पड़ जाता। तो इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अकेला हाथ से करने वाला काम ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं कैमरामैन को बोला भाई तू मोबाइल रख और इसको पकड़ पहले। तो मैं कैम चेन को यहाँ पे बांध लिया हूँ, और इसके बाद जो कैम चेन का स्प्रॉकेट है उस स्प्रॉकेट और उसके पीछे जो वाशर है दोनों को मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो यही है कैम चेन स्प्रॉकेट, और ये रहा कैम चेन, टाइमिंग चेन भी कहा था इसको। और ठीक इस पॉइंट पे रहता है वो वाशर। जब आप कैम चेन स्प्रॉकेट को रिमूव करने जाएंगे तो ये जो वाशर है ये अंदर गिर जाने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बारी है इंजन हेड और इंजन ब्लॉक का जितना ही बोल्ट है सब बोल्ट को रिमूव करने का। यहाँ पे 10 का नाट आपको दिख रहा है, ये दो नाट को रिमूव करना है। और इंजन हेड में यहाँ पे 13 का 4 आपको बोल्ट दिख रहा होगा, इस चारों बोल्ट 4 कोने में सिचुएटेड है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो 4 बोल्ट है इस चारों में से 3 भाई भाई है और एक अलग है। जो हमारा स्पार्क होल है, स्पार्क होल के राइट साइड पे जो बोल्ट लगा रहता है वही बोल्ट थोड़ा अलग है, मतलब बोल्ट अलग नहीं, उस बोल्ट में जो वाशर लगा रहता है वो कॉपर का वाशर होता है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं। और बाकी तीनों में नॉर्मल जैसे एसएस का वाशर रहता है वैसे एसएस का वाशर रहता है, बट इस पर्टिकुलर जो बोल्ट है इस बोल्ट में आपको कॉपर वाशर मिलेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो सारे के सारे बोल्ट रिमूव कर लेने के बाद कुछ इस तरह से मैं इंजन हेड को ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो एकदम चिपक के बैठ गया है, तो इसलिए थोड़ा सख्ती लगाना पड़ रहा है। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से बाहर आ जाएगा सारा के सारे बोल्ट अगर रिमूव हो गया है तो। कैमचन गाइड को मैं रिमूव करना भूल गया था। तो बेसिकली 2 कैमचन गाइड रहता है, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब वो आगे पीछे हो सकता है, जिस साइड पे कैमचन टेंशन रहता है उस साइड में ये फ्लेक्सिबल वाला रहता है, और इसके ऊपर एक 10 का बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको रिमूव कर लेना है। तो इस साइड का जो कैमचन गाइड है वो गाइड रिमूव हो जाएगा, और दूसरे साइड में जो कैमचन गाइड है वो फिक्स टाइप का है, उसको आप बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, बाद में मतलब इंजन हेड रिमूव करने के बाद। तो ये रहा कैमचन गाइड, और ये एडजस्टेबल है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। जो कैमचन टेंशनर है वो बेसिकली इसी को ही पुश करके रखता है, ताकि हमारा जो कैमचन है वो एकदम टाइट रहे, ज़्यादा हिले ना। अगेन ये अकेला हाथ का काम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कैमचन को पकड़ कर रखना है और इंजन हेड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुल करना है, फिर कैमचन को नीचे से पकड़ लेना है और उसके बाद इंजन हेड को आपको बाहर करना है।
कैम चेन को फिर से रस्सी से बांध लिया हूँ, तो अभी गिरने उड़ने का डर नहीं है। अभी इंजन हेड को आपको टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा बाहर कर लेना है, क्योंकि अंदर जो फिक्स्ड वाला कैम चेन गाइड है वो थोड़ा आपको दिक्कत देगा, तो इंजन हेड को थोड़ा इधर उधर घुमा घुमा के आपको बाहर करना पड़ेगा। तो इंजन हेड को यहाँ पे आपको थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करके जो ये कैम चेन गाइड है इसको साइड करके फिर आप इंजन हेड को आराम से बाहर कर सकते हैं। और ये रहा इंजन का पिस्टन का हालत। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है इसमें। बट जो स्पार्क प्लग था, स्पार्क प्लग बोल रहा था कि मेरा जो इंजन है वो लीन मिक्सर पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डिपॉजिट है, मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि ये 6 साल बाद फर्स्ट टाइम खोल रहा है, तो ये कार्बन डिपॉजिट अभी का नहीं है, क्योंकि स्पार्क प्लग कभी आपको गलत नहीं बोलेगा। मेरा स्पार्क प्लग बोल रहा था कि मेरा इंजन लीन मिक्सर पे चल रहा है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन डिपॉजिट है ये बहुत पहले हुआ था, अभी का नहीं है। और इसका एक और प्रूफ है, कार्बन डिपॉजिट अगर नया नया रहेगा तो आप उसमें उंगली डालेंगे तो आपका उंगली तुरंत काला हो जाएगा। बट यहाँ पे जो कार्बन डिपॉजिट है, यहाँ पे उंगली डालने के बाद भी कोई भी कार्बन उंगली पे नहीं लग रहा था। और ये इंजन हेड, नीचे आपको एग्जॉस्ट वाल्व, इंटेक वाल्व आपको दिख रहा है, और इसके बीच में है स्पार्क प्लग का होल। तो इंजन हेड रिमूव करने के बाद ये जो कैम चेन गाइड है, ये जो फिक्स्ड वाला कैम चेन गाइड है, इसको आपको रिमूव कर लेना है। मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके इसका जो पोजीशन है, इस पोजीशन को समझ रहा हूँ, ताकि इंस्टॉल करने के टाइम पे मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े कि कैसे इसको अंदर इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है। और आप भी अगर इस तरह का काम खुद करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो या फिर नहीं बनाते हो, बट वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करिए, ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, प्रोसेस आप भूल जाते हैं, तो आप वीडियो देख के उस चीज़ को आराम से आप समझ पाएंगे, सॉल्व आउट कर पाएंगे। फिर दो कोने में दो छोटा छोटा पाइप जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको डावल कहा जाता है। दो कोने में रहता है, ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे इसका पोजीशन बदल जाएगा। और इसके ऊपर है गैस्किट, ये टोटल मेटल गैस्किट है, मेटल प्लेट के जैसा है। इसको भी आप रिमूव कर लीजिए। इस पॉइंट पे 10 mm का दो नाट है, इस दो नाट को रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपका जो सिलेंडर ब्लॉक है ये क्रैंक केस से टोटली अलग हो जाएगा। तो दो नाट को रिमूव कर लिया हूँ। अभी ये जो सिलेंडर ब्लॉक है इसको धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ खींचना है। अगेन 6 साल बाद खुल रहा है, टाइट तो लगेगा ही लगेगा, तो थोड़ा बहुत शक्ति भी मुझे भी देना पड़ रहा है। और हाँ, ब्लॉक के साथ थर्मल सेंसर लगा है, तो थर्मल सेंसर का जो कपलर है उस कपलर को भी मैं पहले ही रिमूव करके रखा हूँ, क्योंकि थर्मल सेंसर खोलने के लिए स्पैनर लगाने का जगह मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो सिलेंडर ब्लॉक बाहर आ चुका है। अगेन कैम चेन जहाँ से मैं बांध के रखा हूँ उसको, रस्सी को खोल के इसके अंदर से मुझे पास करना पड़ेगा, और फिर से इसको मुझे टांग देना पड़ेगा हैंडल पे, क्योंकि कैम चेन अंदर गिर जाएगा तो आपको क्रैंकेस खोलना पड़ ही जाएगा। सो डावल के बारे में आपको बताया था, आपको याद ही होगा। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर में ये कॉर्नर पोजीशन पे सिचुएटेड था, और नीचे ये बाजू में, मतलब साइड साइड में सिचुएटेड है। ये जो डावल है ये यहाँ पे फंस चुका है, तो निकलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डावल है वो सिलेंडर ब्लॉक से मुझे निकालना पड़ेगा, और वो रिमूव हो चुका है। गैस्किट जो है, गैस्किट एकदम फ्राई हो चुका है, फ्राई होकर चिपक गया है, तो इसको भी मुझे क्लीन करना है। तो ये जो क्लॉथ मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, इसको 1 हफ्ता पहले से मैं सर्फ एक्सेल से धो के रखा था, ताकि ये साफ सुथरा है और मेरे क्रैंकेस में कुछ धूल मिट्टी ना घुस जाए। तो यही है सेटिस्फेक्शन। सर्विस सेंटर में या फिर गैरेज में जाएंगे तो किस तरह का क्लॉथ वहाँ पे यूज़ होता है, क्रैंकेस में डालने के बाद क्रैंकेस में आपका क्या क्या घुस सकता है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी हो, क्लॉथ को क्रैंकेस के ऊपर इस तरह से लपट कर रखने का एक ही रीज़न है कि जो लॉक पिन पिस्टन से मैं निकलने वाला हूँ, ये निकालने के टाइम पे अगर क्रैंकेस के अंदर घुस जाएगा तो ये पूरा भसर मचा देगा। तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज से ये जो क्लोज है, मतलब ये जो कपड़ा है, इसको दिया जाता है, ताकि ये जो लॉक पिन है ये अंदर ना घुस जाए। और लॉक पिन को निकालने के लिए इस तरह का एक पतला सा कुछ स्क्रू ड्राइवर लीजिए और पिन को बाहर की तरफ पुल करिए। एक बार अनलॉक हो जाएगा तो उड़ के कहाँ जाएगा आपको मिलने वाला नहीं है वो। तो अगर आपको वापस दोबारा यूज करना है तो आप उसके ऊपर हाथ को अपना कवर करके रखिए, नहीं तो कहाँ उड़ के जाएगा आपको मिलने वाला नहीं है। तो किसी भी एक साइड का अगर लॉक पिन आप रिमूव कर देंगे तो दूसरे साइड से आप जो पिस्टन पिन है उसको पुश करके रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पिस्टन पिन आराम से रिमूव हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं रहता ये। तो ये पिस्टन पिन रिमूव हो गया, पिस्टन भी अलग हो गया, और जो बचा अंदर वो है सिर्फ कनेक्टिंग रॉड और आपका क्रैंकेस। तो इसी पॉइंट पे जो रिमूवल का प्रोसेस है वो होता है खत्म। इसके बाद जितना भी चीज़ें आप पार्ट्स आपको क्लीन करना है वो सब क्लीनिंग व्लीनिंग कर लीजिए, उसके बाद आपका असेंबल का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और जब इंजन को खोल ही लिया हूँ तो इसको घुमा घुमा के देख लीजिए, बार बार देखने को ये थोड़ी मिलता है। और घुमाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा अंदर कोई अगर बियरिंग डैमेज हो गया है तो आपको उसका जो वाइब्रेशन है या फिर जो टाइट फील होगा उस सबको पता लग जाएगा कि अंदर कुछ ना कुछ लप रहा है। तो इस तरह से आप इसको फ्रीली घुमा के चेक भी कर सकते हैं कि अंदर आपका सब स्मूथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और घुमाने के लिए उसी पॉइंट से आपको घुमाना है जहां से हम लोग इंजन का, मतलब पिस्टन का जो टॉप डेड सेंटर है, उस टॉप डेड सेंटर को हम लोग मैच करवाते हैं। तो यही है वो पॉइंट, और हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश मत करिए और क्लॉकवाइज ये घूमेगा भी नहीं। तो अब शुरू होता है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस।
तो सबसे पहले जाएगा गैस्केट। तो गैस्केट को आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा क्योंकि जो कैम चेन है वो कैम चेन बाहर लटक रहा है, तो आपको कैम चेन के ऊपर से ही जो गैस्केट है गैस्केट को डालना पड़ेगा। जितना भी गैस्केट होता है इंजन में किसी पे भी ग्लू नहीं लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंपल ये गैस्केट अपनी जगह पे बैठ जाएगा और उसके ऊपर आपको उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आपको लगाना है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो डबल आपको दिख रहा है ये मेरा इंजन बॉडी के साथ फंस गया है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ दिया हूँ। बट आप ध्यान रखिए ये इंजन बॉडी के साथ कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं है, ये एक रिमूवेबल पार्ट है। नेक्स्ट थोड़ा फ्रेश इंजन ऑयल आप रेडी करके रखिए। नेक्स्ट हम लोग पिस्टन को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो पिस्टन पिन है इसको थोड़ा आप इंजन ऑयल में डीप कर लीजिए। जो कनेक्टिंग रॉड है कनेक्टिंग रॉड के अंदर पिस्टन को कुछ इस तरह से डाल के पिस्टन पिन को आप अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा शक्ति लगाना है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजिली आराम से अंदर चला जाएगा। पिस्टन का ओरिएंटेशन आगे आपको पता लग जाएगा और पिस्टन को लगाने के बाद जो लॉक है उस लॉक को आपको अंदर प्रेस कर देना है। ऐसा कोई सार क्लिप टाइप का ये दिखता है बट है नहीं। और अगेन जो हमारा क्रैंक केस है वहाँ पे आप कपड़ा लगा लीजिए, इन केस ऑफ वो स्लिप हो जाएगा तो सीधा क्रैंक केस के अंदर घुस जाएगा और बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो लॉक है लॉक को आप अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। अंदर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट में ये लॉक अपने आप बैठ जाएगा। तो पिस्टन इंस्टॉल करने से पहले अब अगर नया सिलेंडर ब्लॉक परचेस किया तो ये पिस्टन स्टैंडर्ड साइज का होगा। अब अगर आपके सिलेंडर को बोरिंग किया है तो ये जो पिस्टन है ये ओवर साइज पिस्टन होगा। बट जो भी हो आपका जो पिस्टन है वो नया ही होगा, मतलब नया पिस्टन आपको परचेस करना पड़ेगा। और नया पिस्टन परचेस करेंगे तो पिस्टन का जो रिंग है ये आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाएगा। तो पिस्टन रिंग इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा माथापेची नहीं करना है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, टोटल 5 रिंग होता है, ऊपर का टॉप 1 फिर नीचे टॉप 2 और नीचे जो ये रिंग दिख रहा है इसको ऑयल रिंग कहा जाता है। और इसके अंदर 3 रिंग है एक्चुअली, ऊपर और नीचे और बीच में जिग 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 दिख रहा है वो एक रिंग हो गया, उसको कहा जाता है सेपरेटर, ऑयल सेपरेटर। तो ऑयल रिंग में टोटल 3 रिंग है और ऊपर टॉप 1 टॉप 2 टोटल कुल मिलाकर हो गया 5 रिंग। तो न्यू पिस्टन आप जब परचेस करके आएंगे तो ये रिंग तो लगा हुआ ही मिलेगा, बट पिस्टन को इंस्टॉल करने से पहले इस रिंग का जो ओरिएंटेशन है इसको आपको मैच करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन मतलब ये जो पिस्टन का ओपनिंग एंड है, जैसे टॉप 1 रिंग है यहाँ पे लिखा भी रहेगा टॉप 1 उषा कंपनी का, तो इसका जो ओपनिंग है इस जो ओपन पोर्शन है इसको आपको मिलाना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पिस्टन में ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट साइड को डिनोट करता है, तो उसको मिला के आप जब पिस्टन इंस्टॉल करने जाएंगे तो ये जो टॉप 1 रिंग है इस टॉप 1 रिंग का जो ओपनिंग है ये यहाँ पे 2 काट आपको दिख रहा है, ये इनलेट भाग के मतलब बैठने के लिए यहाँ पे काटिंग दिया गया है। तो बैठे या ना बैठे ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट साइड। तो इस हिसाब से इसका अगर 60 डिग्री आप मेजर करेंगे तो ठीक इस पॉइंट पे आएगा। तो जो टॉप 1 का ओपनिंग है उसको आपको रखना है इस पॉइंट पे, ये काट है इस काट के ऊपर ठीक आपको रखना है। और सेम जो टॉप 2 रिंग है टॉप 2 रिंग का भी ओपनिंग आपको रखना है इस पॉइंट पे राइट साइड पे, यहाँ पर टॉप 2 लिखा आपको दिख रहा है, इसको रखना है राइट साइड पे। तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि आप एक को मिलाएंगे तो दूसरा हट जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ ठीक वैसे आपको करना है। टॉप 1 यहाँ पे रहेगा, टॉप 2 यहाँ पे रहेगा और बाकी रहा ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का जो 5th रिंग है मतलब एकदम नीचे वाला एकदम लास्ट वाला जो रिंग है, कहाँ गया, ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं एकदम लास्ट रिंग है, ये 5th रिंग है। ये जो 5th रिंग है इसका पोजीशन होगा नीचे के साइड पे 40 डिग्री एंगल पे, मतलब मिडिल पे। ये एग्जॉस्ट साइड ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसका 45 मतलब एकदम मिडिल में ठीक इस पॉइंट पे रहेगा 5th रिंग का जो ओपनिंग है। और बचा 2 रिंग मतलब 4th रिंग और जो ऑयल रिंग सेपरेटर दोनों का ओपनिंग रहेगा इस साइड 40 डिग्री एंगल पे मिडिल पे मतलब। तो यही हो गया इसका ओरिएंटेशन, टॉप 1 टॉप 2 3 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, पिन की मदद से इसका जो ओरिएंटेशन है उसको मैच करवा रहा हूँ। पहले भी करके रखा था बट काम करते करते वो रिंग घूम गया। तो अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये फाइनल होने वाला है और इसके बाद जो सिलेंडर ब्लॉक है सीधा इसके अंदर घुस जाएगा। तो ये रहा वो दूसरा वाला डावल जो यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। पहला वाला तो जैम होकर पड़ा है, आपको पहले ही बताया। न्यू सिलेंडर ब्लॉक पुराना सिलेंडर ब्लॉक, पुराना सिलेंडर ब्लॉक को अगर बोरिंग करके चलाया जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे यहाँ पे बोरिंग करने लायक कोई वर्कशॉप नहीं है तो इसलिए मैं न्यू सिलेंडर ब्लॉक को परचेस किया हूँ। ये रहा थर्मल सेंसर, थर्मल सेंसर को मैं यहाँ से ओपन कर लिया हूँ और अब मैं इसको न्यू सिलेंडर ब्लॉक में इसको लगा दूंगा। इसमें कोई गैस्केट या फिर कोई भी ओरिंग नहीं लगा रहता है क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर नहीं प्लेस रहता है, तो एयर लीकेज वाला या फिर ऑयल लीकेज वाला कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं। सिंपल आपको इसको रोटेट करके यहाँ पे लॉक कर देना है और ये काम आप सिलेंडर को लगाने से पहले कर लीजिए क्योंकि सिलेंडर एक बार इंजन के अंदर बैठ जाएगा उसके बाद स्पैनर लगाने का ज़्यादा जगह नहीं मिलता है। तो पहले ही मैं इसको थर्मल सेंसर को लगा लिया हूँ, तो अभी जाकर मैं इसको लगा दूंगा इंजन पे। वैसे हम इंडियंस को तो धोने का आदत है, पोंछने का आदत है नहीं, तो हम लोगों के घर में टिश्यू पेपर मिलना थोड़ा अनकॉमन बात है। तो ये जो टिश्यू पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं एग्जैक्टली आज के इस काम के लिए ही परचेस करके लाया था और इसी को कहा जाता है सेटिस्फैक्शन। तो ब्लॉक को इंस्टॉल करने से पहले कुछ इस तरह से आपको चमका देना है। देन फ्रेश इंजन ऑयल इसके अंदर आप डाल दीजिए और पूरा अंदर लपट लीजिए। यार एक सजेशन है, अगर ये काम आप खुद कर रहे हैं तो कैम चेन बांधने के लिए जो भी रस्सी आप यूज़ कर रहे हैं
ध्यान रखिए उसका लेंथ थोड़ा कम हो, वरना हर बार आपको एक एक पार्ट को इतना ऊंचा लेके आना पड़ेगा, उसका अंदर से आपको रस्सी को डालना पड़ेगा और फिर उसको नीचे लाना पड़ेगा। अगेन ये जो काम है अकेला हाथ से होने वाला है नहीं। एक को सिलेंडर ब्लॉक को पकड़ना पड़ेगा और दूसरे को जो पिस्टन है, पिस्टन का जो रिंग है उसको 2 उंगली से दोनों साइड से थोड़ा दाबना पड़ेगा, तब जाके जो पिस्टन है वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर घुसेगा। तो अगेन यहाँ पे मेरा कैमरामैन मदद करेगा और जो वीडियो है वो स्किप हो जाएगा। तो उतना भी हार्ड नहीं है। पिस्टन का जो मुंडी है, मुंडी तो आराम से अंदर घुस जाएगा, जो फंसेगा वो है पिस्टन रिंग। तो इसीलिए जो पिस्टन रिंग है उसको आपको दबाना पड़ेगा दोनों हाथ से, और जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ से प्रेस करिए, इजीली अंदर घुस जाएगा, ज़्यादा जोर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और एक बार पिस्टन अंदर घुस जाता है तो उसके बाद आप सिलेंडर ब्लॉक को घुमाइएगा मत, सीधा उसको अंदर डालिए। ऐसा नहीं कि घुमा घुमा के ब्लॉक को अंदर लेंगे, ऐसा करेंगे तो जो पिस्टन का रिंग है वो भी घूम जाएगा। तो बस हो गया काम। इस तरह से ठोक ठोक के जो इंजन ब्लॉक है इसको आपको बैठा देना है अपनी जगह पे। तो ये रहा कैमचन गाइड। मैं बोथ साइड का चेंज करने वाला था बट मुझे मिला नहीं, मुझे सिर्फ फिक्स्ड वाला मिला है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जो मेरा पुराना वाला गाइड है वो बिल्कुल सही है, उसमें एक खरोच तक भी नहीं लगा है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप फालतू में नया चेन गाइड लगाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो फिक्स्ड वाला गाइड है उसको कुछ इस तरह से आपको ब्लॉक के अंदर डालना है और ब्लॉक के ऊपर स्लॉट बना है जहाँ पे ये जो गाइड है ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और इसके ऊपर ये जो गैस्किट है, ये मेटल गैस्किट होता है, यहाँ पे ये गैस्किट आपको लगा देना है। एंड इस 2 पॉइंट पे आपको 2 डबल लगा देना है जो वीडियो में स्किप्ट हो गया है। तो ये रहा सिलेंडर हेड। किसी भी रीजन से, मतलब इंजन का अगर कोई भी काम हो जिस काम के लिए सिलेंडर हेड को खोलना पड़े, तो उस केस में सिलेंडर हेड को आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए, जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आप बोल्ट देख पा रहे हैं, आपको पता ही होगा, यहाँ से हम लोग टैपेट सेटिंग्स को एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट को आप टोटल रिमूव कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको रॉकर आर्म के साथ जो भाल्व का स्टिक है उसको कनेक्ट करने के लिए ये जो बोल्ट है इसको यूज़ किया जाता है, और इसी को ही हम लोग घुमा के जो टैपेट का सेटिंग्स है, टैपेट एडजस्टमेंट है, वो हम लोग करते हैं। तो इसको आप टोटल रिमूव कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे चारों का चार जो बोल्ट है उसको रिमूव कर लियो। इससे क्या होगा, आपका ये जो रॉकर आर्म है ये फ्री हो जाएगा, भाल्व के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब देख पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो भाल्व है ये टोटली आपका जो हेड के ऊपर भाल्व का सीट है उसमें बैठ जाएगा। अब बैठने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पार्क प्लग का होल आपको दिख रहा होगा, इसमें स्पार्क प्लग को आप लगा दीजिए यहाँ से, ताकि ये जो हेड है ये हेड टोटल लॉक हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे डीजल चाहे पेट्रोल आप डाल सकते हैं। पानी मत डालिए, क्योंकि पानी ऐसा नहीं कि वो रस्ट कर देगा, वो पॉइंट नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, जैसे सरसों तेल गाढ़ा है पानी से, ठीक वैसे ही पेट्रोल या फिर डीजल से पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो पानी से काम नहीं होगा। आप यहाँ पे डीजल या फिर पेट्रोल थोड़ा डाल दीजिए। अगर भाल्व का जो सीट है या फिर भाल्व अपने सीट पे प्रॉपर्ली नहीं बैठेगा तो वो जो डीजल या फिर पेट्रोल है वो यहाँ से लीक करके अंदर जाएगा, और आपका जो एग्जॉस्ट साइड का ये एग्जॉस्ट पोर्ट है या फिर जो इनटेक पोर्ट है, यहाँ से आपका डीजल या फिर पेट्रोल बाहर आएगा। तो इससे आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि आपका जो भाल्व का सीट है वो ख़राब हो चुका है। तो इसका मतलब सीट को आपको ग्राइंड करना पड़ेगा और भाल्व सेट जो है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये काम आप जरूर करिए। तो मेरा बाइक का ये सिलेंडर हेड है, और इसको मैं जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस में मैं इसको चेक कर लिया हूँ, कोई भी लीकेज नहीं है। हालांकि कार्बन डिपॉजिट यहाँ पे है, अच्छा खासा कार्बन डिपॉजिट है, बट फिर भी कोई लीकेज मुझे नहीं मिला। तो इसका जो मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं करने से भी चल जाएगा, बट मुझे इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड है जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आता है, यहाँ पे इसके अंदर एक गैस्किट रहता है जिसको मफलर गैस्किट कहा जाता है, और ये गैस्किट इसके अंदर था और इसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक नया मफलर गैस्किट परचेस किया हूँ। पार्ट नंबर, प्राइस इसका 42 रुपीज़ है। पार्ट नंबर आपका जितना भी मैं पार्ट दिखा रहा हूँ सबका पार्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करिए। तो ये है नया मफलर गैस्किट। तो ये सब जो पार्ट है, ये सब जो चीज़ है, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये जो मफलर गैस्किट है, ये आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है यहाँ पे कुछ इस तरह से लग जाएगा। और दूसरा इस साइड पे रहता है आपका इनटेक मैनिफोल्ड या फिर इनटेक पाइप। तो ये था मेरा इनटेक पाइप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, बट फिर भी खोलने के बाद क्या मिले या फिर क्या नहीं मिले, तो इसलिए मैं पहले से ही एक इनटेक पाइप भी परचेस करके रखा था। इसका पार्ट नंबर, प्राइस इसका 360 रुपया, और ये है नया इनटेक पाइप। और इसके नीचे जो गैस्किट या फिर ओरिंग है, ये नया वाला के साथ नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है, देना चाहिए था। तो यहाँ पे पुराना वाला ओरिंग को ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, बट पुराना वाला जो ओरिंग है वो ठीक ठाक ही है, काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो पुराना वाला मेरा पाइप था, इनटेक मैनिफोल्ड का पाइप, ये भी सही था। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये सब छोटा मोटा पॉइंट आपको जब भी आप अपने इंजन को ओपन कर रहे हैं, इंजन इन केस ऑफ इंजन का सिलेंडर हेड, ये सब चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो इंजन हेड का भी कहानी सेम है। सबसे पहले कैम चेन को आपको इसका अंदर से डालना पड़ेगा, फिर दोनों मिलकर इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से काम होने वाला है नहीं। और एक बात, इंजन ब्लॉक से इंजन हेड बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो ये भी एक पॉइंट है।
सो फाइनली इंजन हेड भी बैठ चुका है। अभी इसके ऊपर जो 4 बोल्ट लगता है लंबा लंबा, इस 4 बोल्ट को लगा देना है, जहाँ पे 3 भाई एक साथ और एक भाई दुश्मन आपको बताया था। तो दुश्मन वाला लगेगा इस पॉइंट पे। दुश्मन मतलब इसमें जो वाशर होता है वो कॉपर का रहता है, क्योंकि ये एक्चुअली ऑयल सील है। एसएस वाला डालेंगे तो ऑयल का लीकेज होने का चांसेस रहता है। कॉपर क्या है, एसएस से थोड़ा नरम है, तो इसीलिए जब आप बोल्ट को टाइट करेंगे तो कॉपर दब जाएगा थोड़ा, और दब के जितना भी लीकेज है मतलब पूरा उसको ब्लॉक कर देगा, कोई भी लीकेज का चांसेस नहीं रहेगा। एसएस का अगर रहेगा तो वहाँ पे लीकेज होने का चांसेस रहता है। और लेफ्ट साइड में आपको पता ही है इंजन का जो हेड है और नीचे जो सिलेंडर ब्लॉक है, दोनों पे इस पॉइंट पे 4 बोल्ट था 10 नंबर का, इसको भी आपको लगा के कस देना है। बोल्ट कसने का फॉर्मूला आपको होपफुली पता ही होगा। आपको क्रॉस वाइज इसको टाइट देना है, वो भी थोड़ा थोड़ा टाइट देना है। ऐसा नहीं कि एक बोल्ट को आप पूरा टाइट दे दिए उसके बाद क्रॉस वाले को पूरा टाइट दे दिए, ऐसा नहीं। क्रॉस वाले को टाइट देना है और वो भी थोड़ा थोड़ा करके, एक बार इस वाले को, उसके बाद उसके कॉर्नर वाले को, फिर उसके साइड वाले को, इस तरह से आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके टाइट देना है। अभी बारी आता है टाइमिंग मिलाने का काम। बट आप अगर टाइमिंग मिला के इंजन हेड को रिमूव किए थे तो आपको दोबारा टाइमिंग मिलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट मैं इंजन हेड को रिमूव करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा R&D किया, वीडियो बनाने के लिए इसको भी घुमा फिरा के एक कर दिया, तो इसलिए मुझे टाइमिंग को मिलाना पड़ रहा है। टी वाला मार्किंग है उसको आपको अपनी जगह पे रख देना है, जैसे यहाँ पे मैं रख दिया हूँ टी मार्किंग। और आपको पता है इस पोजीशन में जो कैम सेप्ट का एक काटिंग मार्क है उसको आपको इंजन हेड के साथ हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, बस यही फॉर्मूला है। आई नो ये फॉर्मूला आपको भी मालूम है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी आप स्प्रॉकेट को लगाने जाएंगे तो उस पॉइंट में कैम का जो सेप्ट है वो आपको घुमा हुआ मिलेगा। अगर आपका टाइमिंग बिगड़ जाता है तो उस केस में आप स्प्रॉकेट को उसी हिसाब से लगाएंगे तो आपका काटिंग मार्क अपने पोजीशन में नहीं आएगा। तो करना क्या है, स्प्रॉकेट को आपको लगा देना है और चेन को आपको एक एक करके, चेन का जो तीत है उसको आपको एक एक घर आगे या पीछे करके आपको टाइमिंग जो है उसको मैच करवाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइमिंग को मैच करवाया हूँ, एक्चुअली ये भी टाइमिंग सही है। जो ये काटिंग मार्क है आइदर लेफ्ट हो आइदर राइट हो, कोई भी साइड पे रखिए तो चल जाएगा, क्योंकि जो टॉप डेड सेंटर का मार्किंग है वो भी आपका बोथ साइड पे ही रहता है। बोथ साइड इन द सेंस जो हमारा टॉप डेड सेंटर है, पिस्टन का जो टीडीसी है वो 2 बार होता है। एक बार कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड और पावर स्ट्रोक के स्टार्टिंग में होता है, एक बार एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड और इनटेक स्ट्रोक के स्टार्टिंग में होता है। तो एक पूरा साइकिल में हमारा जो पिस्टन है 2 बार टॉप डेड सेंटर में आता है, तो इसलिए आपको जो टॉप डेड सेंटर का मार्किंग है वो भी आपको 2 बार दिखेगा अंदर, आई मीन इसके अंदर जब आप घुमाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक साइकिल में पिस्टन अगर 2 बार टीडीसी में आ रहा है तो मार्किंग भी 2 ही होना चाहिए। इसके बाद कैम चेन स्प्रॉकेट के ऊपर ये जो 30 नंबर का बोल्ट है इसको आपको लगा देना है। होपफुली आपको याद होगा ये जो बोल्ट है ये उल्टा काम करता है, और इसको लगाने से पहले आपको थोड़ा थ्रेड लॉकर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एनाबॉन्ड 112 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इस बोल्ट को रिमूव करना पड़े, तो इसलिए 112। अगर ऐसा कोई बोल्ट है जिसको आपको जन्म जन्म तक के लिए टाइट कर देना है, वहाँ पे 225 ऐसा जो थ्रेड लॉकर है, मतलब जो ज़्यादा टाइट कर देता है, उस तरह का थ्रेड लॉकर को आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो इसलिए थ्रेड लॉकर यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देन इस साइड का जो कैम चेन गाइड है इसको इंस्टॉल करना है। ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एडजस्टेबल होता है। इस पॉइंट से कैम चेन गाइड को पकड़ने के लिए एक 10 नंबर का बोल्ट अंदर जाता है, तो कैम चेन गाइड को इसके अंदर घुसा के इसको फंसा देना है। और उसके बाद जो कैम चेन टेंशनर है उसको आपको कुछ इस तरह से घुमाना है, तो ये जो टेंशनर है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाएगा। इसका फॉर्मूला यही है। तो घुमाने वाला चाबी अगर आपके पास नहीं है, प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ देंगे तो ये फिर से वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो आपके पास अगर घुमाने का इस तरह का चाबी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रू ड्राइवर से घुमाइए, घुमा के इसको इस तरह से पकड़ के जो अंदर मतलब सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कुछ इस तरह से आपको डाल देना है, और 2 साइड में 2 8 mm का बोल्ट लगता है, बोल्ट को लगा के कस दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैम चेन मेरा हिल रहा है, क्योंकि जो टेंशनर है उसको मैं लॉक करके रखा हूँ। जैसे मैं पिन को हटा लूंगा ये अनलॉक हो जाएगा, और उसके बाद देखिए पूरा टाइट हो गया है, मतलब अंदर इसको जो कैम चेन गाइड है उसको थोड़ा प्रेशर देकर रखा है, तो ये अपनी जगह पर लॉक हो चुका है। और टेंशनर के पीछे इस तरह से कैप लगता है, छोटा सा एक रबर का कुछ है, मतलब कैप, उसको आपको लगा दीजिए। इसको नहीं लगाएंगे तो फुस 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 करके आवाज़ होगा जब आप इंजन को चलाएंगे। और ये आ गया वापस हमारा एनाकोंडा, बहुत खतरनाक भारी है ये, मतलब वही सेम बात ही मैं बोलूँगा, ये भी मैं अकेला नहीं कर पाया, कैमरामैन को बोला भाई तू पकड़, और वीडियो थोड़ा यहाँ पे स्किप हो चुका है। भाई तो भाई मैं आपको बता देता हूँ 3 पॉइंट पे ये जो साइलेंसर है ये लगता है, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ रिमूविंग के टाइम पे, बट इसको लगाना आसान है, उतना भी मुश्किल काम नहीं है। इसका जो मुंडी है आप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में सीधा डाल दीजिए, कोई बोर्ड लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा इंजन हेड के अंदर इस तरह से घुसा दीजिए पहले, बस ये घुस गया है। अभी जाके इसका जो इस साइड में 2 लॉक लगता है उस दोनों लॉक को आप फिक्स कर दीजिए, तो साइलेंसर अपनी जगह पर बैठ जाएगा। और उसके बाद आप आराम से जो मैनिफोल्ड है, मतलब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसको आप 2 बोल्ट जैसे लगता था, हालांकि बोल्ट यहाँ पे मैं चेंज कर दिया हूँ, रिमूव करने के टाइम पे आपको दिखाया था बोल्ट का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था। तो अब इस पॉइंट पे आप बोल्ट को आराम से कस सकते हैं, क्योंकि साइलेंसर जो है अपनी जगह पे वो बैठ गया है। तो जितना भी भारी काम था सब भारी काम खत्म हो चुका है, अभी बस छोटा मोटा काम, छोटा मोटा जो पार्ट्स उसको असेंबल करना बाकी है। तो यहाँ पे मैं नया एक जुबिली क्लैम्प को लगा रहा हूँ, क्योंकि पुराना वाला का जो बोल्ट है उस बोल्ट का थ्रेड खराब हो चुका था,
और कार्बोरेटर को मैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा। तो कार्बोरेटर के ऊपर ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, जो हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है, इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर भी कुछ इस तरह से काटिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जाके सीधा घुस जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कार्बोरेटर टेढ़ा हो गया, क्या हो गया, ये सब आपको सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक जैसे आप कार्बोरेटर को घिस घिस के रगड़ रगड़ के बाहर की तरफ खींच के निकाले थे, एग्जैक्टली ऐसे ही रिवर्स आपको करना पड़ेगा। खींच खींच के आपको रगड़ रगड़ के अंदर आपको डालना पड़ेगा। सो कार्बोरेटर हमारा लग चुका है। उसके बाद दोनों साइड का जो क्लैंप है, क्लैंप को आपको कस देना है। यहाँ पे मैं इंजन ऑयल का जो पाइप है उसको मैं रिमूव किया था। पाइप मतलब ये जो पाइप है, इससे इंजन ऑयल रेडिएटर तक फ्लो होता है। मैं इसको फिर से लगा रहा हूँ, मुझे रिमूव करना पड़ा था तो इसलिए मुझे इसको डालना पड़ेगा वापस। आपको अगर रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ता तो आपके लिए ये पॉइंट नहीं है। बट अगर आप ये रिमूव कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, पाइप के आगे एक छोटा सा ओरिंग रहता है, वो ओरिंग कहीं पे गुम हो गया तो आपका जो इंजन ऑयल है लीकेज करना चालू हो जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देन टैपेट क्लियरेंस आपको एडजस्ट करना है। टैपेट क्लियरेंस के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा हूँ। देन इंजन हेड के ऊपर जो गैस किट होता है, गैस किट को आपको लगा देना है और इसके बाद इंजन हेड कवर को आपको इंस्टॉल कर देना है। अगेन फॉर्मूला वही है जो मुझे नहीं पता कब कहाँ पे फंस जाता है और कब ये आराम से अंदर घुस जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बस ट्राई करते जाइए जैसा मैं करता हूँ, इधर उधर करते करते एक टाइम आता है जब अपने आप के अंदर घुस जाता है, और मैं भी यही फॉर्मूला फॉलो करता हूँ। इंजन हेड कवर लग चुका है। ऊपर 8 नंबर का 4 बोल्ट 4 कोने में लगा दीजिए। यह है थर्मल सेंसर का कपलर, इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये रहा ACI टू एग्जॉस्ट पाइप, मतलब सेकेंडरी एयर इंजेक्टर से एग्जॉस्ट पे जाता है, तो इसको भी आपको लगा देना है। साइलेंसर पाइप जहाँ पे लगा रहता है ठीक उसके नीचे रहता है इसका पोर्ट, तो डाल देना है इसको अपने जगह पे। और इसके नीचे रहता है एक बोल्ट को कस देना है, एक ही बोल्ट रहता है। और ये जो रबर का पाइप ओपन किया था उसको भी आपको लगा देना है। क्लैंप को कैसे लूज करना है होपफुली आपको पता ही होगा। प्लायर से क्लैंप को दबाना है तो ये लूज हो जाएगा, फिर इसको आगे पीछे करके आप अपनी जगह पे बैठा दीजिए। सेकेंडरी एयर इंजेक्टर से जो वैक्यूम का पाइप है उसको आपको लगा देना है इंजन हेड पे, और क्लैंप को लगा देना है अपनी जगह पे। देन जो थ्रॉटल केबल है, थ्रॉटल केबल को आपको लगा देना है कार्बोरेटर के साथ, मतलब कार्बोरेटर के बॉडी के साथ। अब अंदर जाने वाला है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को लगाने से पहले इसका भी एक बार जो गैप है, मतलब इलेक्ट्रोड का गैप, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलर गेज है तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है। जो स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए 0.08 से लेकर 0.09 mm के बीच में होना चाहिए। 0.08 mm लगा रहा हूँ, लूज हो रहा है। 0.09 mm को भी यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, बहुत ही आसानी से इसके अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहा है। तो इसके बाद मैं जो करने वाला हूँ ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब आपको कंपनी ये सजेस्ट नहीं करता है, बट काम चलाने के लिए आप कर ही सकते हैं। कुछ इस तरह से जो इसका हेड है, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इसका ग्राउंडेड पोर्ट है उसको आप दबा के जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको आप घटा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे वैसे ही किया, तो यहाँ पे 0.9 mm 0.09 mm को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये अंदर जा रहा है बट फील हो रहा है कि ये ऊपर और नीचे दोनों जगह पे टच हो रहा है, मतलब ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल अब सही है। और ये इग्निशन कॉइल, ये भी मैं इसको नया डाल रहा हूँ क्योंकि पुराना वाला इग्निशन कॉइल मेरा ख़राब हो चुका था, जिसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। इसका जो हेड है, हेड को कुछ इस तरह से घुमा घुमा के आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि ये जो हेड आप देख पा रहे हैं ये थर्ड पार्टी वाला हेड है, अमेजॉन से परचेस किया था। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप पूछिएगा, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। और इसको डालने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, अंदर की तरफ डालिए, मतलब जो हमारा हाई टेंशन कॉइल का वायरिंग है उसके अंदर डाल के इसको जोर जोर से घुमाना है, प्रेस करके, तो ये धीरे धीरे अंदर घुस जाएगा, बस यही है। तो ये नया नेबिला चमचमाता हुआ इग्निशन कॉइल चला गया हमारे इंजन के अंदर, आई मीन बाइक के अंदर। तो एचटी कॉइल का जो ग्राउंड पोर्ट है वो बाहरी ऐसा लटकता रहता है, उसको बोल्ट के साथ आपको इस तरह से कनेक्ट करना होता है। और इनपुट के लिए ये जो कपलर है, कपलर को आपको लगा देना है। फिर जाएगा हमारा इंजन क्रैश गार्ड। छोड़ो यार, इसको बाद में लगाऊंगा, अभी ज़रूरी नहीं है। तो अब डाल रहा हूँ नया ऑयल फिल्टर। इंजन ऑयल भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है चेंज करना, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, आपका मर्जी। एंड फाइनली जाएगा टैंक। टैंक रिमूव करने का प्रोसेस जैसा था, लगाने का प्रोसेस भी ठीक उसका उल्टा है। सीधा आपको टैंक को बिठा देना है जहाँ पे टैंक लगता है उसके थोड़ा पीछे, फिर इसको नीचे की तरफ दबाना है तो टैंक अपने पोजीशन में बैठ जाएगा, और उसके बाद इसको आगे तरफ धक्का मार के टैंक को फिट कर देना है। तो बस इतना करने के बाद जो इंजन है, इंजन को अभी मैं स्टार्ट दे सकता हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, जैसे क्लच केबल नीचे लटक रहा है, पैनल को लगाना है, बट वो सब जरूरी नहीं है। मेन जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इंजन को स्टार्ट दूंगा, और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इंजन को स्टार्ट देने के लिए एक्चुअली, क्योंकि ये जो मैं काम किया ये ज़िंदगी में मैं पहली बार किया। तो इसका जो एक्सपीरियंस था मेरे पास वो है जीरो, जो स्किल था वो भी था जीरो, बट जो कॉन्फिडेंस था वो था सुपर हाई लेवल, 1000-2000 के आसपास। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। चोक लीवर को मैं यहाँ पे ऑन कर दिया, और अभी मैं देखना चाहता हूँ यही कि कितना सेल्फ स्टार्ट में ये स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा यहाँ पे जादू टोना करना पड़ेगा, गिली गिली फू। सो लेट्स स्टार्ट।
और एक्चुअली मेन रीज़न यही है कि ये सब काम मैं अपने हाथों से करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये काम गैरेज में या फिर सर्विस सेंटर में किया होता तो बहुत कम टाइम में ये काम मेरा हो जाता। इवन देखा है तो बहुत कम खर्चा भी हो जाता, क्योंकि मैं फालतू में जो कैम चेन का गाइड है उसको मैं परचेस किया था। तो सर्विस सेंटर में क्या होता तो वो लोग बताया था कि इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, तो उसका जो खर्चा था वो मेरा बच जाता। बट फाइनल रीज़न तो वही है, इंटरेस्ट। यूट्यूबर बने हुए तो सिर्फ 1 साल हुआ है, बट ये काम मैं 4 साल से कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस काम में।